हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। हम लोग यहाँ पे अपना जो आज बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो अभी हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत की बात कर रहे हैं। जो अपना चैप्टर है सेकंड, इसमें बात की जा रही है कि जो दो ध्रुवों या दो महाशक्तियों का उदय हुआ था उसका किस तरीके से बाद में अंत होता है। और हमने देखा भी कि वहाँ पे यदि जो आपकी रूसी क्रांति होती है, धीरे धीरे रूस का कैसे अंत हो रहा, सोवियत संघ का। ठीक है, तो पहले रूस नहीं था। हमने देखा था कि 15 कंट्रियाँ थी जिसमें से एक रूस था। ठीक है, तो अब जिसे सोवियत संघ या यूएसएसआर को अब हम रशिया कहते हैं, वो पहले अस्तित्व में नहीं था। उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा और आपको मैंने कहा भी था कि आप रूसी क्रांति पढ़ लीजिएगा जो 1917 में हुई थी, एंड आई होप कि आप उसे पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि जो सोवियत संघ का विघटन था वो किस प्रकार से हुआ। बट जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा उसका आंसर बता देती हूँ कि क्या इसमें आंसर होगा उसका। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, प्रियम्बल से रिलेटेड था या उद्देशिका से रिलेटेड था, और इसमें बात की गई थी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्री में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि सम्मिलित नहीं है। कोई एक ऐसा टॉपिक है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कि हमारी प्रियम्बल में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था विचार की स्वतंत्रता, देन सेकंड ऑप्शन था आपका आर्थिक स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन आपका था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे था विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो गोपाल जी के द्वारा यहाँ पे सी नंबर दिया गया है और आर्थिक न्याय की बात की गई, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अब थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि नंबर सी आर्थिक, बट आर्थिक है यदि तो सही है क्योंकि बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे क्यों बी ऑप्शन राइट है, आप सोचेंगे कि आर्थिक की तो बात की गई थी, बट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में, स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इस वर्डों पे ध्यान रखना है कि हमें 3 ही टाइप के न्याय दिए गए हैं, जो कि सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, जो प्रियम्बल में बात की गई है। और 5 प्रकार के हमारी स्वतंत्रताएं हैं, और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हमारे प्रियम्बल में है, तो आपकी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो 5 स्वतंत्रताएं और 3 आपकी क्या है, न्याय है। और इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया भी था, एंड आई होप कि आप लोग समझे भी होंगे, और यदि कहीं से भी पढ़े होंगे तो इसमें से थोड़ा ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो अब आपको लिए एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या कैसे। यहाँ पे आज जो क्वेश्चन आपका है वो है फंडामेंटल राइट्स से है। ठीक है, आपका पॉलिटी से ही क्वेश्चन है रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स से। आप क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें क्या था कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के, यानी कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, तो इसके किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। यानी कि सीधे से मैं क्वेश्चन आपको अभी नहीं समझा सकती। ठीक है, आप खुद समझिएगा। तो इसमें पहला क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका ऑप्शन आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और चौथा ऑप्शन आपका आता है समता का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो रट्टा मारे होंगे उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, बस हाँ थोड़े से आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली पुट कर पाएंगे। और यहाँ पे कई सारे इस क्वेश्चन में मेरे खुद ही 1-2 फ्रेंड्स ने गलती करके आए थे। अभी 2020 की मैं बात कर रही हूँ, 21 का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और इस क्वेश्चन में वो मतलब ये था उनका कि हमसे पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से बनती है, इसको स्किप कर देते, रिवाइज वगैरह करना नहीं है।
और वो गए और यहाँ पे कुछ और ही होना चाहिए था और वो कुछ और ही ऑप्शन, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटी के क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने गलत करके आए हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रही हूँ कि आपको हिंट दे रही हूँ कि प्लीज़ आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर आंसर मत दीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो अब आते हैं अपने चैप्टर पे एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से यदि पढ़ रहे हैं तो आंसर तो ज़रूर सही देंगे, ठीक है, गलत नहीं, सही देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन था, इसके बारे में देखें किस तरीके से क्या हुआ। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, ठीक है, ये इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया कि व्यवस्था को सुधारना चाहा और वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। यानी कि वे क्या हुआ कि 1980 के मध्य में, ठीक है, 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। वहाँ पे अभी यूएसएसआर में क्या चल रहा था, एक ही पार्टी चल रही थी, ठीक है, उस टाइम पे, और उसके वो महासचिव बनते हैं। और पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्रियां जो थी, यानी कि अमेरिका वाले, ठीक है, इधर पश्चिमी यूरोप वाले आप ले लीजिए, उधर अमेरिका वाले जो भी शामिल थे। क्योंकि जब आप एटलस खोलते हो, मैप देखते हो, चाहे वर्ल्ड का हो कहीं का भी, तो आपको ये डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका ईस्ट कहाँ पे होता है, वेस्ट कहाँ पे होता है, नॉर्थ कहाँ पे होता है, साउथ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा ईस्ट है, जो मैप में हमारा ये ईस्ट कहलाता है, और यहाँ पे ये एशिया हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर ये यूरोप आता है। तो मान लीजिए कि एशिया, यहाँ से यूरोप के कुछ कंट्रियाँ इसमें शामिल हुई थी, ये क्या कहलाएंगे, पूर्व के कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर वाले जो इधर आपका उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, जो भी है, ये नॉर्थ वाली कंट्रियाँ कहलाएंगी, ठीक है। इधर साउथ का आपका आएगा। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं इंडिया की जो स्थिति है वो यहाँ से कुछ ऐसे है, तो आप पूरा उसे समझ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है समझना। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रियाँ थी वहाँ पे क्या चल रहा था, जो सूचना और प्रौद्योगिकी है, तो उसके क्षेत्र को लेकर काफ़ी क्रांति चल रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। और गोर्बाचेव ने क्या किया कि पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। जो गोर्बाचेव जी थे वो क्या किए कि भैया अब हमें कहीं ना कहीं इनकी इक्वलिटी में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे रिश्ते फिर से अपने बेहतर बनाने होंगे। किससे, वेस्टर्न कंट्री से, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो वहाँ का जो साम्यवादी अभी चल रहा था उसको कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलने की वो कोशिश करते हैं। और फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन यहाँ पे जो आपको पता है कि पूर्वी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे उन्हें मिला लिया गया था, कहाँ पे, सोवियत संघ में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि देशों की जनता ने क्या किया कि अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी कि जब वो क्या करने लगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने लगे, तो जो पूर्वी यूरोपीय कंट्री थी वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करने लगती है। और क्या होता है कि गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था, और पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई, ठीक है। ये एक के बाद एक क्या होती गई, जो पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें थी, जो कि उस टाइम पे रशिया पे भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन गोर्बाचेव ने क्या किया कि इसे बदलने का कोशिश किया कि हम डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, अपनी कंट्री को यहाँ पे लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो धीरे धीरे ये लोग ऑलरेडी गिरने लगे, या इनकी सरकारें गिरने लगी। और जब सरकारें गिरने लगी तो फिर कहीं ना कहीं इन्हें अब सत्ता से ही जाना था, और सत्ता से जाने के बाद इन्हें अब अपने से समझ में आ रहा था कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, अलग भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। यानी कि बाहर तो था ही, लेकिन अंदर भी यहाँ पे संकट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। और गोर्बाचेव ने क्या किया कि देश
देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई और इन सुधारों नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे एक ही पार्टी चल रही थी जिसे गोरबाचेव ने बदलने की कोशिश की। तब यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा विरोध किया जाता है और 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो भी गर्मपंथियों ने क्या किया कि इसे बढ़ावा दिया। ठीक है, जो गर्मपंथी थे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा दिया। तख्ता पलट का मतलब कि इन्होंने लोकतंत्र किया तो फिर से आप साम्यवादी सरकार ला दो, कुछ इस तरीके की घटना हुई। और तब तक क्या हुआ कि जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, यानी कि गोरबाचेव के शासनकाल में जनता को किसका, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेस्ट मिल चुका था कि भाई इसमें तो ज़्यादा स्वाद है। ठीक है, यानी कि हम कच्चा खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि पका पकाए में ज़्यादा स्वाद है और हमें पका के ही खाना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी वही हुआ कि हमने 2 साल के लिए भले ही कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के, यहाँ पे साम्यवादी सरकार को हटा के हमने लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई। और जैसे ही लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाते हैं तो लोकतंत्र की डिफिनेशन आपको पता है कि वहाँ पे सब कुछ जनता का मेन रोल होता है और उससे जनता कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ये पा रही थी कि हाँ हमारा भी अब अस्तित्व तो है। ठीक है, हम किसी के अब गुलाम नहीं रह गए हैं। बाकी तो ऐसा होता था कि आप अपने राजा के ही गुलाम बने रहते थे, या साम्यवादी सरकार है तो हेड तो वही है, गवर्नमेंट ही हेड है, वहाँ पे किसी का और चलता नहीं था। ठीक है, तो जनता को इसका स्वाद क्या था, मिल चुका था। तख्ता पलट तो इन्होंने कर दिया गर्मपंथियों ने, लेकिन पब्लिक अवेयर हो चुकी थी, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। और अब क्या करेंगे कि हम, यदि हमें रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए तो जहाँ बहुत ज़्यादा कलह हो, जहाँ बहुत ज़्यादा झंझट रहती हो, तो हम अब उस घर में नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही हुआ कि जब इन्हें अच्छी व्यवस्थाएं मिल गई एक बार, तो अब ये तो उस व्यवस्था में नहीं ही जाना चाहते थे। कौन? वहाँ की पब्लिक। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें यदि हम देखें कि एल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कोई ये नाम के शासक थे, और वे नायक की तरह उभरे। और रूसी गणराज्य ने क्या किया कि जहां बोरिस एल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया और सत्ता मॉस्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगती है। और यहाँ पे देखिए कि ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो शायद यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिला, जो यूरोपीकृत थे, यानी कि यूरोपीय वाले देश यहाँ पे शामिल हो गए, यूरोप, एशिया, इनका मतलब सोवियत संघ का कहीं ना कहीं जो मिश्रण था, वहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने को ज़्यादा मिली। और ये लोग अपने को क्या मानते थे, संप्रभु राष्ट्र मानते थे। और आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। ठीक है, तो जो मध्य एशियाई गणराज्यों ने क्या किया कि अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। ये लोग क्या करना चाहते थे, सोवियत संघ के साथ ही, जो मध्य एशिया के कुछ कंट्रियां थी सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहती थी। और इसके बाद क्या हुआ कि सन 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, रूस, कौन कौन से थे वो, रूस था, यूक्रेन था और बेलारूस, ने क्या किया कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई। और यहाँ पे यदि आप देखें कि परवर्ती सोवियत गणराज्यों की ने क्या किया कि पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। कौन कौन सी कंट्रियां मिलके, रूस था, यूक्रेन था और बेलारूस था। इन्होंने क्या किया कि जब तख्ता पलट वगैरह हुआ, पब्लिक भी इनके साथ हो गई, ये क्या करते हैं, सोवियत संघ नाम के गणराज्य की समाप्ति करते हैं कि अब सोवियत संघ जैसा कोई वर्ड अब यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ में एक कंट्री नहीं थी, आपको ये याद रखना होगा कि एक कंट्री नहीं थी। एशिया के कई सारे देश, यूरोप के, पूर्वी यूरोप के कई सारे देश उसमें सम्मिलित थे, लेकिन अब वो क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। इन्होंने समाप्त करने की घोषणा कर दी और क्या अपना लिया इन्होंने,
पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को इन्होंने अपनाने की कोशिश की और साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों खासकर यदि हम बात करें कि मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। और ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के से बाहर थे और इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया और रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रकुल को संस्थापक सदस्य बनाया जाता है और रूस को सोवियत संघ का क्या घोषित किया जाता है, उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपके मन में डाउट आने चाहिए थे, नहीं आया तो गलत बात है, आने चाहिए थे कि अभी जस्ट मैंने बोला कि सोवियत संघ यदि हम बात करते हैं तो उसमें एक कंट्री रसिया बस नहीं थी, ये एशिया की आधी कंट्री और यूरोप की आधी कंट्रियाँ थी। ठीक है, तो इसमें से फिर हम अब वर्तमान में सोवियत संघ या रशिया क्यों कहते हैं, तो उत्तराधिकार के रूप में किसे माना गया था, रूस को माना गया था और इसलिए आज भी हम सोवियत संघ या रसिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आई होप कि आपका यह रूस वाला जो चैप्टर आया वो क्लियर हुआ होगा कि रूस को ही सोवियत संघ क्यों कहा जाता है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कि उसे उत्तराधिकार के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया जाता है। रूस की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। अब सीधे पर्टिकुलर किसी एक कंट्री पे आ गया और वो कंट्री कौन थी, रूस, यानी कि उत्तराधिकार। उत्तराधिकार किसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पापा के उत्तराधिकारी आप हो, ठीक है, तो घर में जो पेरेंट्स हैं उनके उत्तराधिकारी उनके बच्चे ही होंगे ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से किया गया कि कोई एक को आप यहाँ पे उसकी बागडोर दे दो और वो रूस को दी गई। जो भी ट्रीटी की गई थी सोवियत संघ के, क्योंकि सबका विघटन हो चुका था, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी संधियाँ की गई थी, चाहे अमेरिका के साथ हो चाहे अदर कंट्रियों के साथ हो, वो अब उत्तराधिकार ही मिला है। तो यदि हमारे पापा का कोई कर्जा होगा, यदि उनके उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। यदि उनका कोई काम अधूरा रह गया है वो हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी हम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे हुआ कि जितने भी सोवियत संघ के काम अधूरे थे, जो भी पूरे करने थे, जो भी संधियाँ थी, जो भी कुछ था, वो सब कुछ अब कौन संभालेगा, रूस। सिर्फ एक कंट्री रूस। अब ना यूरोप की कंट्रियाँ शामिल है, ना एशिया की कोई और कंट्री शामिल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब देखिए कि पूरा सोवियत संघ हम लोग विघटित कर चुके हैं, एक महाशक्ति तो जा चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि यदि हम देखें कि इनका जो संधि थी उनको निभाने का जो जिम्मा था वो रूस का था। और सोवियत संघ ने क्या किया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला और उसने अमेरिका के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण यानी कि निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए और सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका है। अब ये रूस की जिम्मेदारी हो गई। रूस ने कहीं ना कहीं अमेरिका से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यदि हम ऐसे ही चलते रहे, देश के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें ही पूरा करते रहे, आगे बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि अदर कंट्रियां जो है काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। देखिए कि हम बात करते हैं हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है। जब यहाँ पे भुखमरी से रिलेटेड रिपोर्ट आती है तो हम कहते हैं कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, हमारा देश मिसाइलें क्यों खरीद रहा है। तो हम लोग कभी कभी ऐसी बातें करते हैं बेतुकी कि हमारा देश ऐसा क्यों कर रहा है। देन अब आप लोग ये सारा देश का, विदेश का सब कुछ ब्यौरा आपके पास है एंड आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है।
ठीक है, कि हमने क्या किया कि ठीक है, हमें लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सरकार की कमी है, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यदि सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे हथियार नहीं जमा किए अपने पास कोई मिसाइलें नहीं मंगवा रहे हैं, तो आपको क्या भरोसा, पड़ोसी देश को तो पता चल जाएगा ना कि ये तो बिल्कुल निहत्थे हैं, हम इन पे कुछ भी वार कर सकते हैं कभी भी। यदि हमने एक बंदूक लेके ही वार कर दिया ना, एक राइफ़ल लेके ही यहाँ पे चला दिया, तो उनके पास उसका जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वहाँ पे वो होता है ना कि जो निबल होता है, कमज़ोर होता है, उसे सब सताने की कोशिश करते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग कहीं न कहीं बनना चाहिए, भले ही वो हथियार रखे हमारे यहाँ जंग लग जाए, लेकिन हमें रखना ज़रूरी है। अब यहाँ से आप बेतुकी बातें किसी की बात पे हाँ नहीं मिलाएंगे कि हमारा देश इतना मिसाइलों पे खर्च करता है, हमारा देश इतना मतलब क्यों अभियान भेज रहा है, क्यों ऐसी कर रहा है। तो बिल्कुल आप उसकी आलोचना करते हुए उसकी तारीफ़ करेंगे या तारीफ़ करते हुए आलोचना करेंगे, ताकि यहाँ पे आपको पूरा जितना भी है कि हाँ, ये कहीं न कहीं हमें अपनी जनता की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हमें अपने यहाँ देश की सुरक्षा के लिए कोई और कदम नहीं उठाने चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने सरकार की कमी भी बता दी कि गवर्नमेंट अभी जनता के हेल्थ के लिए जो भी ध्यान नहीं दे रहे उसे देना चाहिए, ये कमी है। लेकिन ये जो कर रहे कि ये हथियार वगैरह हम मंगा रहे हैं, अब यहाँ पे जो अभी जो फ्रांस से मंगाया गया, क्या नाम था उसका, अभी कई सारे विमान फ्रांस से मंगाए गए हैं, ठीक है, लड़ाकू विमान, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उससे क्या नाम था यार, जो भी है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अभी मुझे बिल्कुल भी माइंड से स्किप हो गया है। तो अभी जो मंगाए गए हैं वहाँ से, तो अब हम कहें कि यार ये क्यों मंगाए आप, हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों खर्चा कर रही है। अब आप समझ सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा खर्चा क्यों कर रही है, ताकि कोई दूसरी कंट्री हम पे बिना सोचे समझे हमला ना करे, उससे भी डर रहे कि हमारे पास भी, यदि उसके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी है। हम बिल्कुल, यदि उसने हमारे ऊपर एक बार किया है तो हम उसके ऊपर 2 बार करने की हिम्मत रखते हैं, तो वो भी थोड़ा हमला करने पे बचेगा, ठीक है। और वरना क्या होगा कि जैसे पहले होता था, कोई भी विदेशी आता था, हमें मार काट के, राजाओं का शासन रहता था, उन्हें मार और के सब अपना लेते थे। अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, जो मुगल शासक थे वो कहाँ से आए, कैसे आए, वो अरबी लोग आए थे ना, तुर्क आए, अरबी आए, अफ़गानी आए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे राज करते हैं। हाँ, लेकिन मध्यकाल में भी यही हुआ कि विदेशी ही आके हमारे देश में राज किए, आधुनिक काल में भी यही हुआ। बस अंतर इतना था कि मध्यकाल वाले जो भी किए, फिर अपनी जन्मस्थली लौट के जाना नहीं चाहे वो लोग। लेकिन जो विदेशी थे, जो यूरोपीय वाले थे, उन्होंने क्या किया कि हमारा धन भी लेके गए और खुद भी गए, खुद भी जो भी यहाँ का था अच्छी चीज़ें वो सब समेट ले गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में इतना अंतर आप कह सकते हो। बाकी तो वो भी विदेशी थे, ये भी विदेशी से, वो भी हमें लूटने आए थे, ये भी हमें लूटने ही आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमें ये सारी चीज़ें रखना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी होता है। अब आते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो विश्व की क्या हुआ कि दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई, ये भी सोचने की बात है। लेकिन आप अभी पढ़ चुके हैं और आप बिल्कुल बिना इसको पढ़े ही बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का नेतृत्व भी कम होता गया, थोड़ी जो था कि वो ढीले पड़ते गए, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ढीले पड़ते गए। ये क्या होता है ना कि हम एक टीम बनाते हैं और टीम का हमारा कहीं ना कहीं जब आपस में ही द्वंद्व पैदा हो जाता है तो हम बिखरेंगे ही, फिर वो समेटने वाले नहीं हैं, बिखरने वाले ही हैं, ये तो तय बात हो जाती ही। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे हुआ कि आप अंधाधुंध अपने ही तरीके से करने लगे सब कुछ, और इससे अनेक राष्ट्रों को कहीं ना कहीं, अनेक वहाँ की पब्लिकों को ये समझ में आ रहा था कि हम यहाँ पे घुट घुट के जी रहे हैं, ऐसा जीना हमारा मरने से तो अच्छा ही है, यानी कि मर जाएं तो बेटर है ऐसे जीने से। और कहीं ना कहीं ये सारे रीजन थे जो कि वो अचानक से अलग होता है। अमेरिका भी था, वो भी अलग हो सकता था, बट यही इसी का विघटन क्यों होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जो दूसरी महाशक्ति अचानक से कैसे बिखर गई, ये क्वेश्चन लाजमी है। यहाँ पे यदि देखें कि सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है, और यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के यहाँ पे आता है पतन को समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये क्यों समझना ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था जो साम्यवादी शासन चल रहा था वो कैसे ख़त्म हुआ। यहाँ पे सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। ठीक है, ये तो गजब का ही बोल दिया कि ना तो पहली बार टूटी है ना आखिरी बार। अभी हम लोग तो पहली ही बार पढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं पहली बार कब टूटी थी। जब अभी पहली और आखिरी नहीं है तो कभी तो और घटना हुई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। इसके कुछ विशेष कारण, इनमें से कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, और यही सोवियत संघ के पतन का जो था मेन कारण था। ठीक है, जो हम अभी बताए ना, पढ़ने से पहले कितना समझ चुके हैं हम लोग कि बिना पढ़े ही बता सकते हैं कि इसके विघटन का कारण क्या था, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही ऊपर पढ़ चुके हैं कि मेन इसका जो रीजन था, कहीं ना कहीं वो जनता अनसेटिस्फाई थी इससे, और वो तो आखिर में होना ही था। और कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई, और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से क्या करने लगा, देखने लगा, और उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है कि यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। जब ये इतनी महाशक्ति थी तो इसमें अचानक से इतनी कमज़ोर क्यों हो गई, इसमें आर्थिक मंदी क्यों आई। इसका भी उत्तर काफ़ी हद तक साफ है कि इसके सिलसिले में एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। अब यहाँ पे अभी जो हम बता रहे थे, इसमें क्या हुआ कि सोवियत संघ ने क्या किया कि अपने संसाधनों का जो अधिकांश था उपयोग किया इन्होंने किसमें, परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। तो अभी जो मैंने इंडिया का बता रही थी कि बिल्कुल हमें अपने देश की पब्लिक पर ध्यान देते हुए उन्हें रखना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया कि पब्लिक को पीछे छोड़ के और हथियार रखने पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी ये लोग। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा। आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, तो कुछ ऐसा लिखिएगा, डायरेक्ट ही किसी की बुराई मत कर देना, डायरेक्ट ही किसी की वाहवाही मत करना। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे होगा, हम बुराई के साथ साथ अच्छाई करेंगे, और अच्छाई के साथ साथ बढ़िया प्यार से ही हम क्या करेंगे, मतलब आप समझ सकते हो कि वो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाली हमारी कहानी होती है पूरा, क्योंकि एक डीएम को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और वो मिडिल पार्ट ज़्यादा अपनाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि जो संसाधनों का अधिकांश उपयोग वो क्या करते थे, सैन्य साजों के सामान में करते थे, और उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इन्होंने क्या किया, दूसरों को घर भरने में ही लगे रहे। ठीक है, जो पूर्वी यूरोप वाले इसमें शामिल हुए थे, जो पीछे थे मतलब पिछड़े थे, वहाँ क्या किया इन्होंने कि उन्हें कहीं ना कहीं आपको यदि पता हो तो यूरोपीय कंट्रियाँ जो हैं यहाँ पे ना बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हो कि हमारे यहाँ की सभ्यताएं बेटर थी। वहाँ की सभ्यताएं महिलाओं के साथ जो उनकी स्थितियां होती थी, और आज भी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं यूरोप की ही कंट्री के कि यहाँ पे हम कहते रंगभेद होता है, हम कहते अंधविश्वास की बात होती है, लेकिन यूरोपीय कंट्रियों में आज से नहीं बरसों से ये चला रहा। हम पहले विकसित थे बहुत ज़्यादा, हम आगे थे इन सब से, हमारी सभ्यताएं बहुत ज़्यादा विकसित थी। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे कितना सब कुछ सूटेबल तरीके से चलता था, किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से झंझट की बात होती ही नहीं थी। लेकिन वहाँ की जो ये मेसोडोनिया वगैरह हैं, यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं सभ्यता इनकी काफ़ी पीछे थी। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ से पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस किस तरीके से लोग रहते थे। और आज भी वर्तमान भी देखिए तो बहुत से राष्ट्र हैं जहाँ पे इतनी गिरी स्थिति है, लोगों की इतनी गिरी स्थिति है कि आप सोच नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि यूरोपीय कंट्री में जो वेस्टर्न वाले हैं कहीं ना कहीं बेटर है, लेकिन उनमें भी कुछ है जिनका
सब कुछ अपना बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही भयावह तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा बहुत उनको सुधारने में लगा दिया कि हमारे बने रहें ये लोग। होता है ना कि हम पड़ोसी को शामिल कर रहे हैं, तो अपना तो हम भूखे रहे तो रहे, उसको खिलाएंगे ताकि वो हमारा साथ छोड़ के ना जाए, ठीक है, अपने अस्तित्व के लिए कि हम साथ रहते हैं और उसको बचाने के लिए हम खुद भूखे रह के उसे खिला रहे हैं। यही बात यहाँ पे भी हुई। और क्या हुआ कि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे और इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि इसी के साथ एक और बात हुई कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिक की जानकारी बढ़ी और वे क्या किए, अपनी राज्य व्यवस्था को पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। आंदोलन कब होना शुरू हुए, कोई भी आंदोलन होगा आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग जब क्या हुआ, एक थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना समझने लगे। देखिए जब हमारे यहाँ पे ये कास्ट व्यवस्था बनी थी, जब लोग ऐसा करते थे, क्या करते थे कि लोगों के पास जानकारी तो थी नहीं, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि अपने हक के लिए लड़ सके। वो क्या मानते थे कि यदि यहाँ पे वर्ग में उन्हें बांट दिया गया है कि एक शूद्र का बेटा जो शूद्र का काम है वही करेगा, एक ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होता है, वो देवता का दूसरा अवतार है, इन्होंने नीचे वाले जो थे वो मान लेते। क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको इकोनॉमिकली कंडीशन बेटर थी और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे और ये सब कुछ जानते हुए इन्हें मूर्ख बना रहे थे, ठीक है, कि हम ही सब कुछ हैं, जो भी हैं तुम्हारे कर्ता धर्ता दाता, भगवान के बाद दूसरे हमको ही भगवान ने अपना दूत बना के भेजा है। और बहुत से क्रिश्चियन वगैरह के जो उनमें धर्म है, आप पढ़ेंगे जब तो देखेंगे कि कुछ ऐसे ही किया जाता है कि वो हम आए हैं यहाँ पे, हमें उनका जो वो बना के भेजा गया है। तो जो मोहम्मद साहब थे, हज जिनके नाम पे है, वहाँ पे देखेंगे वो भी कहते थे कि हम अल्लाह के दूसरे वो राजदूत के रूप में यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता था कि लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब हमारे इंडिया को ही ले लीजिए, अंग्रेज आते हैं, कहते हैं कि हम तो आपके यहाँ बढ़िया सा सब कुछ अच्छा करने आए, भगवान ने हमें भेजा है। लोग कहते हैं यार गोरे गोरे हैं, भगवान ने सही भेजा होगा, क्योंकि वो तो देखे नहीं थे इतने गोरे गोरे इंसान। तो उन्हें लगता था कि भाई अच्छी बात है, मतलब हमारी धरती में तो विदेश तो वो गए नहीं थे कोई भी, क्योंकि एक घर से रिश्तेदारी में जाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे। तो वो विदेश जाना तो आप भूल ही जाइए कि जाते रहे होंगे। अब जब नहीं जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, कहते भी थे कि ये दूसरी दुनिया के लोग हैं। वो खुद अब थोड़ा बहुत तो समझदार थे, इन्हें बनना मतलब मूर्ख बना रहे थे कि हमें भगवान ने भेजा, हम तुम्हारा विकास करने के लिए आए, तुम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और हम सोचते थे वाह, मतलब उनकी पूजा आरती तक करते थे। मैं खुद बता, मेरे गांव में, जिस गांव में मैं रहती हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो जब हम लोग 6 या 7th क्लास में थे उस टाइम पे अंग्रेज आते हैं, एक बस, ठीक है, एकदम से वो बस गचागच भरी थी अंग्रेजों से। और यहाँ पे मतलब इतनी लंबी लाइन लगी थी यार, उस टाइम ने हम लोगों ने झांसी की रानी का सीरियल नहीं देखा था, पक्का पिटाई होती इनकी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब ये लोग आते हैं, हमारे गांव वाले जो भी थे, अब इतना तो ज़्यादा कुछ याद नहीं, बट जितना याद है मुझे याद आ रहा है कि पूरे गांव के वो कलसा उलसा होता है ना, कलश वलश जला के बढ़िया से ले जाते हैं वहाँ पे, उनके स्वागत के लिए बढ़िया बैंड वैंड बजवाते हैं, डीजे सब व्यवस्था रहती, इतनी बिल यहाँ पे उनकी स्वागत किया जाता है, उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था सब कुछ की जाती है। भगवान से भी ज़्यादा उन्हें पूजा जाता है। यहाँ तक कि वो जितने कदम चल रहे थे रास्ते में फूल बिछाए गए थे, जितने भी वो अंग्रेज आए थे, उन जितने भी कदम जा रहे थे तो उनके लिए फूल बिछाए जा रहे थे, मतलब इतना स्वागत उनका किया जा रहा था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, और हम लोग भी देख रहे थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों के उसमें, और थोड़ा बहुत हम लोगों का रंग भी उन्हीं में शामिल होता है। तो काफ़ी उनसे जान पहचान भी, हम लोग अब छोटे छोटे थे क्या पता, तो वहीं पे साथ में बैठे रहे, खाए उन्हीं के साथ में, और देखते थे कि वाह ये तो बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा तो नहीं था कि क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा कह देते कि अंग्रेज ही है, तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनको देख के अब मुझे समझ में आ रहा है, जब हम लोगों ने झांसी की रानी का एक सीरियल आता ना, जब देखा, मतलब कसम से इतनी गुस्सा आ रही थी कि जो उनको फूल भी छाए जा रहे थे रास्ते में, उनके लिए कांटे भी छाए जाने चाहिए था। मतलब जैसा जैसा उन्होंने किया है, तो उसके लिए तो वो फूल मतलब
बहुत अच्छी बात हो गई। वो तो उसके काबिल भी नहीं है कि कांटे भी कम पड़ जाते। लेकिन हाँ, ये भी है कि यदि किसी एक ने गलती की तो सबको सज़ा भी नहीं दे सकते। कुछ अंग्रेज़ भी अच्छे होते थे, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। बट मैं जो एक समझाना चाह रही हूँ कि जब लोगों के पास बुद्धि की थोड़ा बहुत कमी होती है, जागरूकता की कमी होती है, तो लोग ऐसे लोगों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। और पहले भी यही हुआ था। पता नहीं था कि क्या था, कैसे था, और जब जनता क्या हुई, थोड़ा बहुत उसे जानकारी मिली कि पश्चिमी राष्ट्रों में ऐसा हो रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब विकास हो रहा है, हमारे यहाँ तो बस हमारा खून चूसा जा रहा है, तब उन्होंने अपनी मांग को बढ़ा दिया। हमें भी चाहिए। उन्हें पता था कि वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, हम ही कर सकते हैं और हम भी जीत सकते हैं। ये बात भी तय हो चुकी थी। रूसी क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति होती है। ये सब क्यों होती है? आप जब पढ़ेंगे ना, पुनर्जागरण आता है, क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि भाई उस इलाके पे किया गया तो ये कोई भगवान वगवान नहीं है, इनसे तो हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पे इन्हें हरा दिया गया। तो उन्हें जब धीरे धीरे पढ़ना लिखना आने लगा, थोड़ा बहुत समझ बढ़ने लगी, तो लोगों ने अपने हक की बात करी। आज भी जिसे नहीं पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन बहुत से आपके परिवार में ही होंगे जिन्हें खुद के हक के बारे में नहीं पता कि क्या कैसे है, और बिल्कुल वो नहीं आवाज़ उठाते हैं। जो भी मिल रहा है वो क्या कहते हैं, हमारी किस्मत में तो यही था और हमें बस इतना ही मिल सकता है, क्योंकि अभी हक के बारे में हमें नहीं पता है। आज भी कहीं न कहीं ऐसी जहाँ पे सिचुएशन है, तो आप देखते हो कि कोई भी मतलब आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश करते हैं, और जब आवाज़ उठाते हैं तो ऑब्वियस है कि मिलता है, लेकिन उठाएँगे कब? जब उनके पास थोड़ा बहुत जानकारी होगी। ठीक है? तो यहाँ पे इसके विघटन के जो कारण थे कि आर्थिक रीज़न तो था ही, एक मेन रीज़न ये भी था कि लोगों के पास जानकारी बढ़ने लगी थी। वो अब देखें यहाँ पे कि सालों से इन लोगों ने मतलब इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। इन्हें क्या किया जा रहा था, जो अभी मैं पूरी कहानी समझा चुकी हूँ, कि इन्हें गुमराह किया जा रहा था। उनके पास जानकारी नहीं थी। क्या बता रहे थे कि हम सब देशों से बहुत अच्छे हैं, एकदम वेल मेंटेन व्यवस्था हमारी है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और तो कोई राष्ट्र ऐसा कर ही नहीं पा रहा। ठीक है? इन्हें इस तरीके से गुमराह किया जाता था। और उसके बाद यदि हम देखते हैं, लेकिन सच्चाई जो थी यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था, और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, और सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था, और सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी के 70 सालों तक शासन किया। और यह पार्टी जो थी, यहाँ पे जब 70 सालों तक वो शासन करते हैं, और ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी, और गति रुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन से मतलब शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इस सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, और लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। सरकार का जो जनता मतलब अंधविश्वास में थी कि यही हमारे देवी देवता माई बाप सब कुछ है, धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये हमारे माई बाप नहीं, ये हमारे चूसने वाले वो क्या होते, खटमल। ठीक है? तो वो हैं, ये कोई हमारे ना तो भगवान है ना माई बाप है, क्योंकि हमारे तो हक बहुत सारे हैं, लेकिन इनके द्वारा तो हमें कुछ दिया नहीं जा रहा। तो जनता अपना थोड़ा थोड़ा इनसे जो था रुझान वो खींचती गई, और उन्हें खुद के लिए कुछ मतलब कि ऐसी सरकार लाने की कोशिश करने लगे जो हमारे लिए काम करे, क्योंकि इन पे तो बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई थी जनता के प्रति, ये जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं रह चुके थे। ठीक है? अब क्या होता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था, और गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। और गोर्बाचेव को रोग का ठीक निदान कर रहे थे, और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। और ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। यानी कि जब गोर्बाचेव इतना अच्छा बेहतर सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे थे, फिर सोवियत संघ क्यों टूट गया। तो इस बिंदु पर यदि हम लोग देखें कि आकर
उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाता है और इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि क्या है जब गोरबाचेव ने क्या किया कि सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं उपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। जब लोगों को छूट मिली, ऐसा वहाँ पे ये ज्वार जो है, ज्वार भांटा आपने देखा समुद्री में आता है, ज्वार आता है फिर भांटा आता है, ठीक है। तो जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसकी सिचुएशन आप लोग देखेंगे कि दिन में भी 2-3 बार आ जाता है। तो ये ज्वार की बात की जाए कि इतना मतलब विशाल तरीके से कि पानी नीचे से उफान फेंक रहा, जैसे मान लीजिए कि एक भरा जा रहा है हमारे अंदर ना, मतलब हीन की भावना आ रही, अचानक से हमें थोड़ी सी खुली हवा मिली तो हम तो मतलब बहुत ऊपर तक उड़ने की कोशिश करेंगे, हम आप कोई भी। यही सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ कि गोरबाचेव ने व्यवस्थाएं तो बेटर की, लेकिन इतनी ज़्यादा छूट दे दी कि लोग जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत आगे उड़ने की कोशिश करने लगे। क्योंकि अचानक से जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, और उस ज़्यादा के बाद जब धरती गर्म होती है तो फिर जब लावा निकलता है उसे कोई रोक नहीं पाता है। उसी तरीके से कि जब लोगों के अंदर वो सब कुछ पहले से गंदगी भरी जा रही थी और जब अचानक से उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता, अचानक से उन्हें छूट मिलती है कि आप ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो, तो उनका जो था दबदबा, थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा और वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ने की, उम्मीद से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल तय बात भी थी कि जब भी मौका मिलेगा तो वो ऐसा करेंगे ही। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो सोवियत संघ में जनता में एक तबके की सोच ये थी कि गोरबाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए और इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा नहीं हुआ। और यह संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फ़ायदे में थे, वे विचार मतलब कि उनके विचार क्या थे, ठीक इसके विपरीत थे। जो उनके फ़ायदे में थे, मतलब जिन्हें ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा था, वो क्या सोच रहे थे, जिन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा था पहले से, वो क्या सोच रहे थे कि जो गोरबाचेव साहब कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं, इकट्ठा सब कुछ छोड़ दे रहे। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि यार ये इतना धीरे धीरे कर रहा, काम बेकार है, यहाँ पे हमें तो सीधे एक ही बार में जो कुछ है सब कुछ दे दे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो जिनको पहले से फ़ायदा मिल रहा था, साम्यवादी सरकार का बहुत अच्छा खासा इन्हें फ़ायदा मिल रहा था, ये इसके ठीक विपरीत थे। उनका कहना क्या था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोरबाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। अब ये कहते थे कि गोरबाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं क्योंकि उनका पावर तो छीन रहा था, क्योंकि जनता के पास ये पावर दे रहे थे। अब क्या होता है कि इस खींचतान में गोरबाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। मतलब इस खींचतान में कि जिनके लिए भला किए वो भी इनके खिलाफ हो गए और जिनके लिए भला नहीं कर रहे थे वो तो खिलाफ होने ही थे, ठीक है। तो इनकी सिचुएशन तो बहुत बुरी वाली हो गई कि ये किए भी तो मतलब वो होता है ना कि करना भी चाह रहे थे जिसके लिए, उसने भी हाथ छोड़ दिया इनका। जो तो पीछे से विरोधी थे, जिनके विरोध में खड़े हुए, उन्होंने तो हाथ पहले से ही छोड़ रखा था। और इस तरीके से इनका जनमत जो था वो कहीं ना कहीं ख़राब होता गया और जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। और ऐसे लोगों ने सोचा कि गोरबाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं और इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन ना होता। लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोगों भी क्या किए कि इससे दंग रह गए। यह घटना क्या थी, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। ये जो घटना आई, जो उन्होंने छूट दी थी पब्लिक को, उनके अंदर आ गया कि भैया तुम तो सही से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब हम इसे बना के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनके अंदर कि जो राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी। यानी कि बांध में पानी भरा जा रहा था, उफान फेंकने ही वाला था कि आपने जो डैम था उसे खोल दिया और थोड़ा सा भी खोला तो वो पूरा का पूरा पानी निकल गया। इतना स्पीड से निकला कि डैम आप बंद करने की भी हिम्मत नहीं रह गई है। जो डैम को वो दरवाज़ा होता है वो भी आपको बंद करने की हिम्मत नहीं रह गई उस पानी के सामने जो कि निकल रहा,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भर चुका था और ये जनता भी सरकार से बहुत ही ज़्यादा मतलब त्रस्त हो चुकी थी। जैसे इन्हें थोड़ा सा छूट मिलती है तो ये ज़्यादा की उम्मीद कर बैठते हैं और ज़्यादा की उम्मीद में बेचारे इनको ही जो इनको रास्ता दिखाते हैं उनको ही वो रास्ता भटका देते हैं। और क्या होता है कि बाल्टिक गणराज्य, थोड़ा इसे आप नोट कर लीजिए, ये जो बाल्टिक है ना ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, तो ये है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। यूरोपीय कंट्री है। प्लीज़ आप एटलस पे अभी देखिएगा, जस्ट अभी देखिएगा, वीडियो बंद करके पहले उसे लोकेशन चेक करिए, देन आप फिर से वीडियो चालू करके सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बाल्टिक गणराज्य जो है, बाल्टिक सागर है यहाँ पे और उसके इसीलिए इसके आसपास की कंट्रियों को बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है। तो ये है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। और यूक्रेन तथा जॉर्जिया 3 ही कंट्रियाँ हैं बाल्टिक गणराज्य में। और यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे यहाँ पे आता है कि जो जॉर्जिया जैसे राष्ट्र थे, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे और राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। और इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती रही। और इससे क्या हुआ कि एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। सबसे मेन रीजन जो बना, जैसे 1857 की क्रांति हुई हमारे देश में, रीजन बहुत सारे थे। कोई 1857 में सिर्फ चर्बी वाला कारतूस नहीं था, रीजन बहुत सारे थे। राजा भी त्रस्त थे, उत्तराधिकारियों को अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उनका शासन हड़प लिया जा रहा था, महिलाओं को वहाँ पे बहुत अपमानित किया जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा रीजन थे, कोई एक रीजन नहीं था। जब से अंग्रेज आए तभी से लोगों के अंदर उनके प्रति जो घृणित भावना, जब उन्हें थोड़ा जानकारी मिलने लगी कि कोई भगवान भगवान नहीं है, ये तो बस खटमल की तरह यहाँ पे चूसने आए हमें, तब लोगों के अंदर बस मौका तलाश रहे थे कि अब तो इन्हें छूट दे चुके हैं, अब कैसे इन्हें बाहर निकालें। और एक तो सिर्फ वो बहाना था, वो कह सकते हो ना कि मतलब आपके पास तक आने का जो भी कुछ ऐसे होता है कि चर्बी वाला कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था कि वहाँ पे उन्हें अब मौका मिल गया कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है, अब तो इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी रीजन सिर्फ एक नहीं था 1857 की क्रांति का, बट मेन रीजन वही बना। और यहाँ पे भी क्या था कि इनका रीजन बहुत सारे थे सोवियत संघ खत्म होने का, लेकिन मेन रीजन जो बना कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आई, संप्रभु राष्ट्र बनाने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गई। रीजन बहुत सारे थे, मेन रीजन ये था, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या होता है कि सुरक्षा यहाँ पे देखें कि और चाहे सुरक्षा होते या ना होते, सोवियत संघ में क्या हुआ कि अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ। और लेकिन क्या हुआ कि सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। और कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों में क्या हुआ कि राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। और विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि वे गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। और यहाँ के आम लोग क्या हुआ कि अपने को मध्य एशिया गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था और इन गणराज्यों के लोगों ने यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ गई। ठीक है कि हमने जिसे चाहा, जिसको चाहा, सबको मिलाते गए और इसकी कीमत उन्हें थोड़ा सा महंगी पड़ गई। थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा पड़ गई, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। जो महाशक्ति थी वो महाशक्ति किस तरीके से विघटित हुई आप देख सकते हैं। अब होता है विघटन की परिणतियाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
बस आप लोग थोड़ा-सा इसे बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। एंड जो हमने नाटो पढ़ा, अंकटार पढ़ा और पढ़ा नहीं, मैंने आपको बोला था करने के लिए, और रूस की जो क्रांति थी, ठीक है? इसे आप एक बार फिर रिवाइज़ करिएगा और अच्छे तरीके से इन तीनों को ही आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और इस कहानी को थोड़ा दिमाग में रखिएगा ज़रूर, ठीक है? और जो थोड़ा-सा अभी मैंने बताया ना बाल्टिक कंट्रियाँ हैं, उन्हें एटलस पे आप अभी के अभी देख के थोड़ा-सा उसके जो लोकेशन उसे मार्क करिएगा, ताकि आपको वो भूले ना। साथ-साथ आपका जितना भी जो भी आ रहा है वो सब कुछ हमारा कंप्लीट होता जाए, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो फिर एक बार कहूँगी कि आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो भी समझ में नहीं आता पूछा करिए, और नहीं पूछेंगे तो फिर अब वो क्या बोलते हैं, हमने समुद्री, हाँ, ऐसे ही है। हमने मतलब आपकी हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए आप पूछेंगे तो बेटर होगा। लेकिन आप पूछते नहीं हैं, बाद में आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते हैं, तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत लगती है। लेकिन पढ़ते रहिए बस, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है?